संस्कृत की एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में हमेशा से ये रहता था कि संस्कृत सिर्फ एक जो दैवीय भाषा तो है ही संस्कृत, पर जो एक संस्कृत के विषय में एक धारणा बनाई गई कि संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है या सिर्फ कर्मकांड के लिए ही प्रयोग होने वाला एक माध्यम है, उससे बढ़ करके जन भावना कैसे बने, कैसे लोगों तक संस्कृत पहुंचे, इसका प्रयास थिंक इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए मैं थिंक इंडिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसी अपेक्षा भी करती हूँ गणेश जी आपके माध्यम से कि आगे भी ऐसे कोर्स का आयोजन आप करते रहेंगे ताकि जो लोग इच्छुक लोग हैं वो सीख सके। और अभी जब मैं एक्सपीरियंस सुन रही थी तो एक मैम ने बोला कि अब उनका स्कूल जाने का मन करने लगा है जब वो ऐसे क्लास ले रही थी। तो मैम मुझे लगता है थिंक इंडिया की ये कई जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था ये तो तभी सक्सेसफुल हो गया जब आपको ऐसा फील होने लग गया कि आपको स्कूल जाना चाहिए या आपकी स्कूल टाइम की मेमोरीज पूरी तरीके से सामने आपके आ गई, आपने उस टाइम को जिया। यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता है इस बात को लेकर के। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि आगे जब भी थिंक इंडिया के माध्यम से ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तो आप उसमें सहभागी रहें और आप अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बोलें ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके। तो ये जो एक मुहिम थिंक इंडिया के माध्यम से शुरू की गई है वो भी और तीव्र गति से आगे बढ़े। मैं संस्कृत के बारे में, चूंकि गणेश जी ने बोला कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं जो सीख रही हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो थोड़ा सा बस अपने देश के बारे में, देश में संस्कृत की स्थिति के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में ही आप लोगों से बात करना चाहूंगी मैं। अ, मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये जेएनयू 1969 में बना, 1969 में। और बनने के बाद आप विश्वास करेंगे कि 2001 में संस्कृत का डिपार्टमेंट जेएनयू में खुला। उसके पहले चाइनीज, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, हर तरीके की लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी जेएनयू में, पर संस्कृत का एक भी डिपार्टमेंट नहीं था। 2001 में सुषमा स्वराज जी ने यहाँ के जेएनयू के जो वाइस चांसलर थे उनको लिटरली डांटा और डांटने के बाद बोला कि देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं पर संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। और उनके बोलने के बाद 2001 में जेएनयू में संस्कृत डिपार्टमेंट खुला। और आपको अगर उस डिपार्टमेंट के खुलने की कहानी मैं आपको बताऊं तो ये मैं कहानी सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लिंक कर सकें कि संस्कृत के साथ इस देश में क्या करने का प्रयास किया गया और क्या किया जा रहा था पहले। 2001 में जब संस्कृत डिपार्टमेंट बनना जेएनयू में शुरू हुआ तो यहाँ के जो कुछ स्टूडेंट थे, प्रोफेसर थे, वो रात में हमारे डिपार्टमेंट की न्यू जो रात में दीवार खड़ी की जाती, दिन में दीवार खड़ी की जाती, रात में वो जाके गिरा करके आ जाते थे, फिर अगले दिन खड़ी की जाती, फिर वो तोड़ करके चले आते थे। बेसिकली ये क्रम लगभग 1 महीने तक चलता रहा, उन लोगों ने संस्कृत डिपार्टमेंट बनाने नहीं दिया। बाद में हमारे कुछ प्रोफेसर्स वगैरह जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी जेएनयू की संस्कृत स्कूल में है, वो सब लोग आए और आने के बाद में उन लोगों ने रात रात भर वो बैठ करके पहरा देते थे। दिन में दीवार खड़ी होती, रात में पहरा देते कि दीवार टूटनी नहीं चाहिए। और इस तरीके से प्रयास करते करते लगातार इतने दिनों की मेहनत, कई रातों तक जागने के बाद हमारे जो संस्कृत डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं आज, उन लोगों ने रात रात भर जाग करके उस डिपार्टमेंट को खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद आज ये सिचुएशन है कि हमारे यहाँ एमए, एमफिल, पीएचडी की पढ़ाई, साथ में आयुर्वेद में भी अभी पीएससी का कोर्स शुरू हो गया है जेएनयू में। उसके अलावा में कई सारे अलग अलग तरीके के कोर्स भी अभी, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी पाली के चलने लग गए हैं, प्राकृत के चलते हैं कोर्स। पीएचडी जो होती है वो भी अलग अलग विषयों को लेकर के पीएचडी भी लगातार हो रही है। तो ये जो मैंने आपको जेएनयू में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलने की एक स्टोरी बताई, ये स्टोरी उस बात का प्रमाण है कि संस्कृत के साथ में पूरे देश भर में क्या करने का प्रयास किया गया। आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर संस्कृत के डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं है भी तो संस्कृत की सीट ये बोल दिया गया कि संस्कृत में स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और ये बोल करके संस्कृत के जो टीचर्स की सीट है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, किसी दूसरे को रिक्रूट कर दिया गया, वहाँ की सीट्स खत्म कर दी गई, डिपार्टमेंट जहाँ थे भी तो वहाँ बंद करने का प्रयास किया गया। ये तो अभी अच्छी बात है कि अभी पिछले लगभग 3-4 साल पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जो है
वहाँ पर संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं था, तो वहाँ पे हमारे ही संस्कृत डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने वहाँ के वीसी से बात किया, पूरा एक खाका तैयार करके दिया, यूजीसी से अप्रोच किया, एमएचआरडी से बात की, और करने के बाद हरियाणा में भी संस्कृत का डिपार्टमेंट खुला है। और अभी प्रसन्नता ये है कि लगातार संस्कृत के ऊपर काम हो रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि अभी वो लोग हैं जो शायद संस्कृत को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संस्कृत को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि जो संस्कृत में ज्ञान है, जो निधि है, वो सभी तक पहुंचे, वो सिर्फ पुस्तकों तक सीमित ना रह जाए, ग्रंथों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर किसी तक वो पहुंच सके, और एक सभी को उसका लाभ भी मिल सके। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो मुझे तो समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रणनीति भी रही है इसके पीछे, कि अगर लोग संस्कृत जान जाएंगे, संस्कृत पढ़ने लग जाएंगे, तो जो अभी जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मंत्र का, जब ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र का जब उच्चारण कर रहे थे गणेश जी, तो उन्होंने भी जो बताया, साइंस से रिलेट करके जिस थ्योरी के बारे में बताने का प्रयास किया, तो एक बार मेरे मन में ये भी शंका आती है कि कहीं ये कोई एक रणनीति, कोई एक षड्यंत्र तो नहीं था कि देश का जो नागरिक है, भारत देश के जो लोग हैं, स्वाभिमानी जो लोग हैं, वो अपने संस्कृत को समझे, ज्ञान परंपरा को जाने, और जानने के बाद में साइंस के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, वो अच्छा कर सके। तो बेहतर है कि लोग संस्कृत को समझ करके अच्छा करें, इससे बेहतर है कि उन्हें संस्कृत से ही दूर कर दो, तो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो कुछ अच्छा करने के बारे में सोचेंगे नहीं। हालांकि अभी भी हमारे देश के लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो पढ़ते तो शायद और अच्छे तरीके से जो एक संस्कृत की जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में लोगों को पता चल पाता। तो मुझे एक मन में शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र रहा हो, जिसके कारण एक पूरी रणनीति के तहत लोगों को संस्कृत से दूर रखने का प्रयास किया गया हो। साथ ही मैं बस कुछ पॉइंट्स रिलेट करूंगी, जैसे कि लोगों को लगता है कि संस्कृत बस ऐसे ही कि सिर्फ पूजा पाठ की भाषा या फिर कर्मकांड के लिए प्रयोग होती रही। चूंकि मैं संस्कृत में पीएचडी कर रही हूँ, मेरा हालांकि मेरा काम जो है वो साहित्य में है, पर जब मैं एमए में थी तो मैंने अपने कुछ पेपर्स वगैरह भी लिखे थे। उस टाइम पे जब मैं धर्मशास्त्र पढ़ रही थी तो मुझे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति ये पढ़ने का अवसर मिला। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और इंडियन पीनल कोड में एक मानहानि, मुझे लगता है हम जो भी लॉ के लोग हैं, लॉ के लोग नहीं भी हैं, तो मानहानि के विषय में हम जानते होंगे, क्योंकि कई सारे केसेस होते रहते हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, हम सुनते हैं उनके बारे में। मानहानि का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस स्मृति से लिया गया, ये मुझे पढ़ने का अवसर मिला जब मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ी। याज्ञवल्क्य स्मृति में जिसे वाक पारुष्य कहा गया, वही हमारी भारतीय दंड संहिता में मानहानि है। और उसके बाद में जब वो मैंने पूरा स्टडी किया, तो वो स्टडी करने के बाद में मैंने उसके ऊपर पेपर लिखा। अभी एक पीएचडी हुई गर्भोपनिषद के ऊपर, उसमें कैसे प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर के फिर कैसे पूरे 9 महीने तक का पूरा प्रोसेस होता है, वो उपनिषद के माध्यम से साइंस से रिलेट करके उसके ऊपर एक पीएचडी की गई। फिर अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात करूं तो लिंग्विस्टिक में एक और पीएचडी अभी चल भी रही है, एक हो भी चुकी उसके पहले, एक गढ़वाली जो लैंग्वेज है, गढ़वाली, अगर हम उत्तराखंड में 2 पार्ट है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल की जो भाषा है गढ़वाली, वो गढ़वाली का ओरिजिन जो है वो संस्कृत है, गढ़वाली भाषा संस्कृत से आई है। इसके ऊपर एक शोध किया गया, उसके आधार पर पूरे तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं वो संस्कृत से प्रभावित हैं या संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। ऐसे अनेक प्रकार की पीएचडी, कॉन्शियसनेस के ऊपर, अनकॉन्शियसनेस के ऊपर एक पीएचडी अभी चल भी रही है। पूर्व में मतलब जैसे एमफिल में लघु शोध प्रबंध यानी कि डिसर्टेशन लिखा जाता है, तो उसमें भी उसके ऊपर कार्य किया गया, फिर वो आगे बढ़ाया गया। ऐसे ही हमें लगता है कि शायद संस्कृत जो है वो सिर्फ ऐसे ही है, पर जब पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या फिर इंडियन पिनल कोड में भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्मृतियों से ली गई हैं। फिर मैं अगर नीति के वाक्यों की ही बात करूं तो नीति के वाक्यों में जैसे किरात अर्जुनियम है, भारवी की रचना, तो एक नीति मतलब जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हमको तो सबको पता है कि भाई छल कपट मन में नहीं रखना है, सबसे अच्छे से बिहेव करना है। बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जेएनयू कैंपस में रहते रहते मुझे एक चीज तो समझ में आई कि जब आप दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का आचरण नहीं करोगे ना, तो आप मूर्ख माने जाओगे। और ये नीति के का ये जो सिद्धांत है, ये मैंने संस्कृत में अपने पढ़ा, हालांकि लोक व्यवहार से हम सीखते हैं, पर जो है ना कि शठे शाठ्यम समाचरे, या फिर किरातार्जुनियम का एक श्लोक है भारविका की,
भवन्ति पराभवा मायुषी ये न मायना, यानी कि जो मायावी लोगों के साथ मायावी आचरण नहीं करते वो पराजय को प्राप्त करते हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि हाँ, हमें सीधे बन के रहना है, अच्छी बात है, परंतु जब आप मायावी लोगों के साथ मायावी आचरण नहीं करोगे, आप उनके जैसा जैसे ही वो रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं आप नहीं करोगे, तो आप हारोगे। तो इस कारण से नीति के क्या क्या मतलब हम डे टू डे लाइफ में भी कैसे उन सब चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, संस्कृत के उन श्लोकों को, वो भी देख सकते हैं। मैं एक यजुर्वेद अथर्ववेद का एक मैं पेपर लिख रही थी अथर्ववेद के ऊपर। उसमें जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया उसके मंत्र, तो हम डिप्रेशन में, आज के समय में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने जब उसके मंत्र पढ़े, पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक एक मंत्र, सकारात्मकता से भरा हुआ एक एक मंत्र, कि अगर कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी में चला गया है या फिर किसी भी व्यक्ति कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उस व्यक्ति को उस डिप्रेशन, उसकी उस सिचुएशन से उबारने के लिए वो मंत्र इतने मतलब प्रभावशाली वो मंत्र थे कि मुझे लगता है कि अगर उन मंत्रों का कोई व्यक्ति 2-3 दिन तक पाठ करता रहे तो उसके सारे तरीके का डिप्रेशन दूर हो जाएगा और वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब हम संस्कृत को जानेंगे। संस्कृत के ट्रांसलेशन के नाम पर कितने प्रकार के छल प्रपंच हम लोगों के साथ किए गए। एक छोटा सा उदाहरण वेद का ही देकर के मैं अपनी बात को अब समाप्त करने की तरफ ही बढ़ रही हूँ। एक छोटा सा उदाहरण लोगों ने बीच में प्रचारित करना शुरू किया कि गौ मांस खाने का जो गौ मांस खाने की जो प्रक्रिया है, जो खाते हैं गौ मांस, वो बेसिकली हमें वेदों से मिला है, उपनिषदों से मिला है। उसके बारे में एक मतलब तथाकथित तो बुद्धिजीवी वर्ग है जिन्होंने संस्कृत को विकृत किया, अर्थों को विकृत किया। संस्कृत के एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और जहां पर गो शब्द, वहां पर पृथ्वी शब्द का अर्थ था, गो का अर्थ पृथ्वी था, पृथ्वी के स्थान पर उन्होंने गाय किया और ये प्रचारित कर दिया कि उपनिषदों में गाय खाने का मतलब है। अभिज्ञान शाकुंतलम का एक ट्रांसलेशन था, मतलब आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि ट्रांसलेशन भी संस्कृत के साथ कितना बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए संस्कृत को जानना भी जरूरी है। एक अपने संस्कृत के टेक्स्ट का मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में कि हम कुमार संभवम की बात करें, कुमार संभवम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका ट्रांसलेशन किया। अब उसमें दुष्यंत अगर प्रेम से शकुंतला को गाल पर छू रहा है तो उसका ट्रांसलेशन किया कि वहां पर प्यार से छूने शब्द की जगह पर गाल पर छूने की जगह स्लैप शब्द का, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना, और उस शब्द का ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में उस शब्द का प्रयोग करके पूरी की पूरी थ्योरी को ही पलट दिया कि दुष्यंत ने शकुंतला को थप्पड़ मारा। अब तो भाई हो गया कि दुष्यंत तो महिला विरोधी व्यक्ति था, संस्कृत वाले महिला विरोधी होते हैं, और इस तरीके से एक नई पूरी की पूरी थ्योरी गढ़ करके दे दी हम लोगों को सामने। तो मैं ये बस मेरा ये एक बताने का मेरा ये माध्यम था कि ट्रांसलेशन भी, अनुवाद की जो प्रक्रिया है वह भी किस तरीके से संस्कृत के साथ में अन्याय करती है, और हम उसके वास्तविक अर्थ को तभी समझ सकेंगे जब हम संस्कृत को जान रहे होंगे। तो इस कारण से थिंक इंडिया के माध्यम से संस्कृत को जानने का ये प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है जिसमें हम जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। एक लॉ के, एक लखनऊ के स्टूडेंट थे, उनका सुझाव आया था कि हम अदर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में भी करें। तो गणेश जी से आग्रह होगा कि गणेश जी हम इस दिशा में भी विचार कर सकते हैं एक बार, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस में भी हमारा, चूंकि एबीवीपी का काम भी ऑल ओवर इंडिया है, थिंक इंडिया का भी काम है, तो अलग अलग भाषा को जानने वाले लोग हैं हमारे साथ में, अलग अलग बोलियों को जानने वाले लोग हैं। तो उन लोगों का सहयोग लेते हुए भी हम इस क्रम को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कम मतलब समय ज्यादा लिया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत कुछ कहने के लिए है। मैं पीएचडी जिस टॉपिक पे कर रही हूँ, मेरा वन्य समाज के ऊपर पीएचडी है, और कैसे आज जो जनजातीय लोग हैं, मैं बस इसी पॉइंट को बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि आज जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोगों के बारे में एक जो एक नैरेटिव गढ़ दिया गया, मैं माफी चाहती हूँ, पर चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो जनजातीय लोगों की जो परिभाषा दी गई है, मैं उस पे भी थोड़ा सा एक बार विचार देखना चाहिए उसको उस परिभाषा को भी, कि जनजातीय लोगों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिभाषित किया गया है कि वो लोग अलग प्रकार की संस्कृति वाले लोग होते हैं, अलग प्रकार की उनकी मुखाकृति होती है, देखने में अलग होते हैं, पब्लिकली नहीं जाना चाहते, लोगों से डर लगता है, भय लगता है उनको। तो ये जो परिभाषा है, इसके बारे में भी एक बार पुनर्विचार भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, वन में आज रहने वाले लोगों को, जो वनवासी लोग हैं, जो जनजातीय समाज के लोग हैं, उन्हें लोग कहीं ना कहीं असभ्य मानने लग जाते हैं। तो
परंतु अगर देखें तो जब हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो उस व्यवस्था में जीवन के 75 वर्ष हमारे वन में ही व्यतीत होते थे। मतलब आप पढ़ाई करेंगे तो आप वन में पढ़ाई करेंगे, सिर्फ शादी का जो आपका 25 साल होता था वो अकेले आप 25 से 50 साल वो बस आप खाली अपने घर पर रहते थे, अपने नगर में अपने गांव में रहते थे। उसके अलावा तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष तक हो, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम में 75 से 100 वर्ष तक जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें तो जीवन के आपके 75 वर्ष तो वन के अंदर बीतते थे। तो वन में जहाँ पर हम सारे संस्कार सीखते थे, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते थे, मुक्ति का मार्ग मतलब मुक्ति यानी कि वैकुंठ जाने का जो मार्ग हम खोजते थे वो वन में खोजते थे। उसी वन के लोगों को, उसी वन में रहने वाले लोगों को आज हम पिछड़ा मानने लग गए। उनको ही हम मानने लग गए कि संस्कार नहीं है उनके भीतर, और हम उनको एक अलग तरीके से की दृष्टि से देखने लग गए हैं। और वो भी कैसे एक पूरी एक रणनीति के तहत किया गया। 1933 में कुछ कानून लाए गए, उन कानून के माध्यम से नगर और शहर और गांव के लोगों को वन के लोगों से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद में मतलब बेसिकली और भी उद्देश्य था, अंग्रेजों का और भी उद्देश्य था कि जो वन में खनिज संपदाएं हैं उनका वो दुरुपयोग कर सके, और जो भारत के अन्य जगहों पर रहने वाले लोग हैं उनके बारे में हम ना जान सके। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मेरी पीएचडी चल रही है अभी। तो आशा करती हूँ कि मेरी पीएचडी आप लोगों के भी किसी काम आ सके, ऐसा प्रयास करूंगी मैं। और हो सका तो दोबारा मिलेंगे यही। और बाकी आगे इसके लिए आप सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। आपने जो सीखा है उसका प्रयोग आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते रहें, यही आप लोगों से मेरा निवेदन होगा। और गणेश जी को और थिंक इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ